गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज मैं महागाथा एपिसोड नंबर 268 से 272 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 268 नील और तमिश का महासंग्राम। चलो फिर आरंभ करते हैं। दो महान और असाधारण योद्धाओं के बीच किसी मानसिक दांवपेच की कोई जगह नहीं थी। दोनों के हौसले इतने अटूट और मजबूत थे कि किसी के क्रोध या दबाव का असर दूसरे पर होना नामुमकिन था। अगले ही क्षण तमिश की घातक लाल तलवार हल्की सी लहराई और वह अपनी अनूठी गति के साथ आगे बढ़ गया। तमिश की चाल देखते ही नील की आंखों में गहरी सराहना दिखाई दी। उसे दिल से स्वीकार करना पड़ा कि तलवारबाजी की कला में तमिश का ज्ञान उससे कहीं अधिक गहरा और परिपक्व था। सच तो ये था कि नील ने कभी लंबे समय तक तलवारबाजी का अभ्यास नहीं किया था। यद्यपि उसने तलवार की अंतरात्मा स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस कर लिया था, फिर भी वह तमिश की बराबरी नहीं कर सकता था, जिसने अपने अस्तित्व को ही अपनी अस्त्र विद्या में ढाल लिया था। देखते ही देखते तमिश की गति और तीव्र हो गई और उसके कदमों के नीचे ऊर्जा का एक भयंकर बवंडर आकार लेने लगा। मैं भी तैयार हूँ। नील ने भी अपनी विशेष गति से कदम आगे बढ़ाए। भले ही नील ने गति की यह विद्या तमिश से ही सीखी थी, फिर भी दोनों की शैली में एक स्पष्ट अंतर महसूस किया जा सकता था। तमिश की चालें बिल्कुल सटीक और त्रुटिरहित थीं। यदि कोई गौर से देखे तो उसका हर कदम एक मापदंड की तरह मापा हुआ प्रतीत होता था, ना जरा सा बड़ा ना छोटा, ठीक उसकी लाल तलवार के आकार के अनुरूप। उसकी चालें बाहर से जितनी शांत और कोमल लगती थीं, उनके भीतर उतना ही भयंकर संहारक इरादा छिपा था। वहीं दूसरी ओर नील की गति थोड़ी बेपरवाह जरूर थी, लेकिन उसमें एक प्राकृतिक बहाव था। उसका हर कदम तमिश जितना नपा तुला न होकर अधिक शक्तिशाली, रौबदार और दबंग महसूस होता था। रणभूमि में दोनों के कदम एक दूसरे से टकराते और दूर हटते। इस दौरान दोनों केवल एक दूसरे की चाल में किसी चूक या कमजोरी की ताक में थे, परंतु दोनों में से कोई भी अपने प्रतिद्वंद्वी को रत्ती भर भी मौका देने को तैयार नहीं था। ये गति का खेल देखने में इतना मनमोहक था, मानो दोनों योद्धा किसी अत्यंत कलात्मक नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हों। ये नज़ारा देखकर सप्तसिंधु आश्रम के सभी शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो अत्यंत अद्भुत है, लाजवाब। अगर ऐसी तकनीक मुझे आ जाए तो कोई भी दिग्गज योद्धा मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अरे छोड़ो, ये कला सीखने के लिए पहले स्वॉर्ड इंटेंट पर महारत हासिल करनी पड़ती है, और जिसे यह महारत मिल जाए उससे मुकाबला करने की हिम्मत वैसे ही कोई नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस स्तर तक पहुंच सकते हो? दशकों की यह बहस चल ही रही थी कि तमिश ने उस संतुलन को छिन्न भिन्न करते हुए सीधा प्रहार कर दिया। वह इतनी तेजी से फिसला मानो धरातल पर तेल बिखरा हो। उसकी इस तीव्र चाल के साथ ही उसके पैरों से हवा के कई छोटे चक्रवात निकले और नील की ओर झपटे। उन सभी चक्रवातों में स्वॉर्ड इंटेंट की संहारक ऊर्जा भरी हुई थी। पलक झपकते ही तीन तीन चक्रवातों के समूहों ने चारों तरफ से नील को घेर लिया, जबकि अंतिम चक्रवात ऊपर से नीचे की ओर आया। नील के बचने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके थे। बेहतरीन दांव। सामने से आते 13 प्राणघातक चक्रवातों को देखकर नील भी तेजी से फिसला और उसके कदमों से 5 विशाल चक्रवात पैदा हुए। हालांकि संख्या में उसके चक्रवात कम थे, लेकिन विशालता और ताकत में वे तमिश के चक्रवातों से कहीं अधिक विकराल थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दोनों ओर की शक्तियां आपस में टकराईं और हवा में ही विलीन हो गईं। इस हमले में कोई भी भारी पड़ता नजर नहीं आया, परंतु उसी क्षण तमिश ने बिना एक पल गंवाए अपनी अगली चाल चल दी। तमिश की यही कार्यशैली थी, वह या तो शांत रहता था या फिर प्रहार शुरू करने के बाद विरोधी को संभलने का एक सांस तक लेने का अवसर नहीं देता था। रक्तभेदी प्रहार, यह उसकी अगली घातक कला थी। उसका पूरा आभामंडल अचानक बदल गया और उसकी लाल तलवार हवा में धुंधली दिखने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि तमिश के हमला करते ही नील को एक अकल्पनीय दबाव का एहसास हुआ, मानो पूरा ब्रह्मांड उस पर अपना भार डाल रहा हो। क्या ये दिव्य स्वर्ग की तलवार तकनीक का प्रयोग कर रहा है? क्या ये वास्तव में प्रकृति की असीम शक्ति को आकर्षित कर सकता है? ये दृश्य देखते ही नील के माथे पर बल पड़ गए। ये साफ था कि इस समय तमिश उस पर हावी होने के लिए प्राकृतिक दिव्य शक्ति का सहारा ले रहा था। यद्यपि तमिश उस असीम शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही खींच पा रहा था, क्योंकि उसकी अपनी क्षमताएं अभी सीमित थीं, फिर भी उस अवधारणा मात्र का प्रभाव इतना भयानक था कि नील को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होने लगा। तमिश वास्तव में बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उधार ली गई शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत मेरी अपनी तकनीक पूरी तरह से मेरे अपने नियंत्रण में है। नील ने पीछे हटने का विचार मन से निकाल दिया। उसने अपनी बुनियादी तलवार शैली पर भरोसा रखते हुए मुकाबला करने का निर्णय लिया। सड़ाक, वह एक बहुत ही साधारण सा प्रहार था, परंतु उस सादगी में छिपी ताकत किसी की सोच से परे थी। युद्ध विद्या का अंतिम सत्य यही था कि सारे कठिन मार्ग अंततः एक ही सरल बिंदु पर आकर मिलते हैं। आप चाहे जितनी जटिल कलाएं सीख लें, अंत में मूल प्रहार ही सबसे अचूक सिद्ध होता है। खनक
दोनों धातुओं के टकराने की तीखी ध्वनि पूरे मैदान में गूंज उठी। अधिकांश योद्धा जब किसी प्रहार में बढ़त नहीं बना पाते तो वे पीछे हटकर दोबारा हमले की योजना बनाते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों में से किसी का भी पीछे हटने का इरादा नहीं था। टंग 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 टंग, आंख झपकते ही दोनों के बीच 7 से 8 तीखे वार हुए। दोनों की हर चाल पूरी तरह सटीक और बेदाग थी। वे दोनों इतने शांत होकर लड़ रहे थे मानो हथियारों की लड़ाई न होकर कोई बिसात बिछी हो। उनकी इस शांति के विपरीत अखाड़े के बाहर खड़े दर्शकों की सांसें अटकी हुई थीं। योद्धाओं की दुनिया में तलवारबाजों को सर्वोपरि माना जाता था, इसलिए वहां मौजूद अधिकतर शिष्य इसी कला का अभ्यास करते थे। परंतु इस समय सप्तसिंधु आश्रम के शिष्य इतने स्तब्ध और भयभीत थे कि कोई जोर से सांस लेने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। कई अभ्यासियों की मुट्ठियां भिंच गई थीं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। एक योद्धा के रूप में इतने उच्च स्तर के द्वंद्व को देखकर उन्हें जो सीख मिल रही थी वह अतुलनीय थी। 50 प्रहार, 100 प्रहार, 150 प्रहार। अचानक तमिश ने एक ठंडी सांस भरी और धीरे से पीछे हट गया। केवल शस्त्र कला के बल पर वह नील पर हावी होने में असफल रहा था, इसलिए इस तरह प्रहारों की गिनती बढ़ाते रहना व्यर्थ था। नील की बुनियादी शैली में सादगी की एक ऐसी ढाल थी जो हर जटिल हमले को नाकाम कर रही थी। तमिश को उसकी शैली में रत्ती भर भी कोई कमी नजर नहीं आई। अगले ही पल तमिश ने हवा में अपनी तलवार से एक गोल दायरा बनाया। उससे एक खौफनाक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और स्वॉर्ड इंटेंट का ऐसा संगम हुआ कि उसकी रक्तभेदी तलवार थरथराने लगी। हे प्रकाशमान अस्त्र बीज, प्रकाश और अंधकार को पृथक कर दो। मैं इस असीम ब्रह्मांड की सत्ता के समक्ष सत्य के मार्ग पर चलने की शपथ लेता हूँ। इसी के साथ तमिश के शरीर से एक अलौकिक ऊर्जा फूट पड़ी। इस क्षण वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि इस धरती पर उतरा हुआ कोई दिव्य दूत प्रतीत हो रहा था। तमिश जिस विद्या का प्रदर्शन कर रहा था उसे दिव्य स्वर्ग की तलवार कहा जाता था। ये तकनीक किसी साधारण श्रेणी में सीमाबद्ध नहीं थी, क्योंकि इसकी कोई निश्चित श्रेणी होती ही नहीं थी। यह एक अत्यंत रहस्यमयी विद्या थी जो केवल एक प्राचीन चित्र आलेख पर आधारित थी। हजारों वर्ष पूर्व वह रहस्यमयी चित्र आलेख अचानक प्रकट हुआ था और उसने पूरे उत्तरी क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। बड़े बड़े घराने, आश्रम, राजघराने और महान संत उस आलेख को पाने के लिए आपस में भिड़ गए थे। जनश्रुति थी कि यदि कोई उस आलेख के चारों गूढ़ सिद्धांतों को समझ ले तो वह पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने की सामर्थ्य रख सकता है। यह उत्तरी क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध परंतु सबसे कठिन विद्या मानी जाती थी। इसे साधने के लिए जिस मानसिक और आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता थी वह पाना लगभग असंभव था। इतिहास में केवल 3 ही ऐसे पराक्रमी हुए जो इसके 3 सिद्धांतों सामर्थ्य, नक्षत्र और हरिताश्म को समझ पाए थे। इतने युग बीत जाने के बाद भी जब केवल 3 लोग ही इसके कुछ हिस्सों को साध सके तो अन्य योद्धाओं ने इस रास्ते पर चलना ही छोड़ दिया था। किंतु आज इतिहास फिर से रचा जा रहा था। तमिश ने इसे सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिखाया था। चौथा सिद्धांत, ये सचमुच चौथा प्रहार है। तमिश ने पुलस्त्य प्रहार पर महारत हासिल कर ली है। वह इतिहास का पहला योद्धा है जिसने यह उपलब्धि पाई है। अविश्वसनीय। और ऐसा लगता है कि वह केवल चौथे प्रहार तक ही सीमित नहीं है, वह तो चारों सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर एक अस्त्र बीज में ढाल रहा है। नील अब भारी संकट में है। यह विद्या सीधे ब्रह्मांडीय सत्ता से शक्ति खींचती है। इसे केवल वही साध सकता है जिसे प्रकृति ने स्वयं चुना हो। चारों सिद्धांतों के एक साथ प्रयोग के सामने नील का टिकना असंभव है। मुझे लगा था कि नील भारी पड़ेगा, पर तमिश के इस रूप के आगे नील के पास कोई रास्ता नहीं बचा। देखते ही देखते तमिश के सामने एक बड़े सूक्ष्म दिव्य बीज प्रकट हुआ और उस पर एक बारीक प्रकाश रेखा उभर आई। अगले ही पल वह रेखा आकाश की ओर बढ़ी और एक विशालकाय बवंडर में बदल गई। अध्याय 269, अंबर का खड्ग और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अगले ही क्षण वह महीन प्रकाश रेखा नभ की ओर उछली और पलक झपकते ही एक प्रचंड चक्रवात में तब्दील हो गई। वह बवंडर धरा पर गिरते हुए तरल पारे की भांति प्रतीत हो रहा था, जो धीरे धीरे आसपास के वातावरण में विलीन होता जा रहा था। वह वास्तव में इस धरा की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि तमिश ने इस शक्ति का शोधन नहीं किया था। वह जिस स्वर्गीय विधा का संचालन कर रहा था उसमें उसने पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा का केवल एक छोटा सा अंश ही मिश्रित किया था। साधारणतः जब कोई योद्धा एक निश्चित उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तब वह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होता है। किंतु तमिश अभी केवल एक शीर्ष महावीर योद्धा के स्तर पर था, इसलिए उसके लिए सीधे तौर पर धरती की शक्ति को नियंत्रित करना असंभव था। उसकी अंबर की तलवार विधा ने भी इस ऊर्जा का पूर्ण उपयोग न करके उसे केवल कुछ क्षणों के लिए उधार लिया था। इसके बावजूद तमिश के पराक्रम का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए ये सामर्थ्य पर्याप्त थी। चतुर्भुज खड्ग संयोजन। तभी तमिश की रक्त रंजित कृपाण के चारों ओर एक धुंधली और भ्रमित कर देने वाली खड्ग ऊर्जा स्वॉर्ड इंटेंट प्रकट हुई। वह इस स्वर्गीय सामर्थ्य को नियंत्रित करने के लिए अपनी खड्ग ऊर्जा का ढाल की तरह प्रयोग कर रहा था।
ये चक्रव्यूह रचते ही उसने अपनी कृपाण का रुख नील की ओर कर दिया। तलवार के हवा में लहराते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण गगन ही पलट गया हो। यद्यपि तमिश की यह चतुर्भुज खड्ग संयोजन विधा अत्यंत विनाशकारी थी, किंतु यह वैभव द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रहारों से एकदम भिन्न थी। इससे प्रतिपक्षी की चेतना या आत्मा पर कोई सीधा आघात नहीं पहुंचता था। इसी कारण इस अपार शक्ति के प्रभाव से दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों पर केवल अत्यधिक शारीरिक दबाव पड़ा, परंतु वह दबाव भी इतना तीव्र था कि लोग अपनी सांसें तक रोकने पर मजबूर हो गए। इस प्रहार के भयावह प्रभाव को देखकर कई कमजोर दिल वाले और भयभीत शिष्य पीछे हटकर भागने का प्रयास करने लगे। उनमें इस प्रचंड ऊर्जा का सामना करने का तनिक भी साहस शेष नहीं था। जब बाहर बैठे दर्शकों का ये हाल था, तो युद्ध क्षेत्र के मध्य खड़े नील पर क्या बीत रही होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। इस क्षण नील को ऐसा आभास हुआ मानो उसने किसी असीम मायावी मायाजाल में कदम रख दिया हो। वह विशाल महासागर के बीच खड़े किसी निश्चल पाषाण की भांति अकेला महसूस कर रहा था। उस निर्जन स्थान पर वह सर्वथा एकाकी था और उसकी आंखों के सामने पूरा आकाश ध्वस्त होकर उसी के ऊपर गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। किंतु यह कोई आध्यात्मिक या चेतना के स्तर पर किया गया छलावा नहीं था। नील ने जो असीम दबाव महसूस किया था, वह तमिश की अपार शक्ति द्वारा उत्पन्न एक भीषण दृष्टि भ्रम मात्र था। केवल उधार ली गई ऊर्जा से ही यह ऐसा प्रकार्य प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली इस भयावह परिस्थिति में भी नील ने अपनी रजत प्रभा नामक तलवार को पूरी मजबूती से थाम रखा था। अपनी ओर ढहते हुए गगन को देखते हुए कोई सामान्य योद्धा तो शायद लड़ने का विचार भी त्याग देता, परंतु नील का संकल्प पर्वत की भांति अचल था। चाहे यह अंबर से मांग कर ली गई शक्ति हो या फिर यह गगन सचमुच उसकी देह पर गिर जाए, वह अंतिम सांस तक प्रतिकार करेगा। उसी पल नील के मूलाधार चक्र से आध्यात्मिक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह फूटा और वह चक्रानुक्रम में उसकी संपूर्ण काया में संचरित होने लगा। इसके साथ ही उसकी यह आंतरिक ऊर्जा हाथों से प्रवाहित होती हुई सीधे तलवार में समाहित होने लगी। देखते ही देखते उस बैंगनी आभा वाली आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर तारामंडल की दिव्य ऊर्जा रजत प्रभा तलवार के चारों ओर प्रदीप्त होकर घूमने लगी। सर्वनाश खड्ग प्रहार। नील ने अपनी मौलिक खड्ग कला के सबसे विध्वंसकारी दांव का प्रयोग किया। इसी क्षण नील की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति में निहित ब्रह्मांडीय तारों की ऊर्जा भी पूरी तरह जागृत हो उठी। इस शीर्ष प्रतियोगिता से पूर्व नील एकाएक एक दिव्य तारामंडल के मानचित्र से टकरा गया था। उसकी गहन एकाग्रता से ध्यान लगाते हुए उसने नक्षत्रों के प्रकाश की शक्ति को बहुगुणित करने का रहस्य समझ लिया था। उस अनुष्ठान के बाद उसकी तारामंडलीय प्रहार क्षमता 10 गुनी अधिक विध्वंसकारी हो चुकी थी। धड़ाक। अंबर में एक महाविस्फोट की भीषण ध्वनि गूंज उठी, मानो दो दैत्य आकार के ग्रह आपस में टकरा गए हों। उस टकराव से ऐसा तीव्र प्रकाश पुंजनिक लाकी क्षण भर के लिए किसी की आंखों की रोशनी टिक न सकी। तुमने तो केवल स्वर्ग की शक्ति का एक छोटा सा अंश उधार लिया है। यदि यह गगन स्वयं भी मुझ पर गिर जाए तो मैं अपनी तलवार से इसके भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नील ने अपने मन के भीतर गर्जना की। तमिश की 4 तलवारों का एकीकृत प्रहार और नील का ये सर्वनाश खड्ग प्रहार आपस में टकराकर एक दूसरे को भस्म करने की होड़ में लग गए। इस संघर्ष के बीच दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की आंखों में विजय की असीम तृष्णा और अटूट दृढ़ता को साफ देखा। दोनों को ही अपनी श्रेष्ठता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था। बूम! अगले ही क्षण एक धवल एवं देदीप्यमान प्रकाश ने संपूर्ण रणक्षेत्र को ढक लिया। उस तीव्र चकाचौंध के कारण कुछ क्षणों के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि बाधित हो गई। कुछ समय पश्चात जब वातावरण सामान्य हुआ और लोगों की देखने की क्षमता वापस लौटी, तो उन्होंने देखा कि अखाड़े के मध्य नील अपने स्थान पर अविचल खड़ा था। इसके विपरीत तमिश 5 कदम पीछे धकेल दिया गया था और उसके होठों के किनारे से रक्त की एक पतली रेखा बहकर बाहर आ रही थी। इस अकल्पनीय दृश्य को देखते ही सप्त सिंधु आश्रम के सभी शिष्यों के बीच भारी हलचल मच गई। ये कैसे संभव है? क्या नील के एक साधारण से वार ने तमिश के उस प्रचंड आक्रमण को निष्फल कर दिया? तमिश तो अद्भुत प्रतिभा का धनी है। वही एकमात्र ऐसा योद्धा माना जाता था जिसने स्वर्गीय खड्ग आलेख के चतुर्थ चरण को सिद्ध किया है। किंतु नील तो उससे भी अधिक विकराल निकला। उसने अंबर की शक्ति को परास्त करने के लिए केवल एक प्राथमिक खड्ग विधा का सहारा लिया। एक वास्तविक दैत्य योद्धा वही होता है जो साधारण चीज को भी दिव्य अस्त्र में बदल दे। भला कोई मौलिक खड्ग कला से इतनी विनाशकारी ऊर्जा कैसे उत्पन्न कर सकता है? इसकी कल्पना तो किसी ने स्वप्न में भी नहीं की होगी। वहां उपस्थित पूज्य आचार्यों ने जब ये दृश्य देखा तो वे भी अपनी गहरी सांसें रोक न सके। इस प्रतियोगिता में अद्भुत योद्धा उभर कर सामने आ रहे थे। इनमें से प्रत्येक शिष्य भविष्य में एक नए स्वर्ण युग की नींव रखने में सामर्थ्य रखता था। जहां तक नील और तमिश का प्रश्न था, दोनों ही अद्वितीय खड्ग साधक थे और खड्ग ऊर्जा के गूढ़ रहस्य को आत्मसात कर चुके थे। इस मामले में वे पहले ही सप्तसिंधु आश्रम के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श कर चुके थे। उनमें से एक ने उस अंबर खड्ग विधा को सिद्ध किया था जिसे पिछले 1 सहस्त्राब्दी में कोई नहीं समझ सका था।
वहीं दूसरे ने अपनी स्वयं की अनूठी युद्ध कला का निर्माण करके तमिश की स्वर्गीय शक्ति को धूल धूसरित कर दिया था। दूसरी ओर तमिश ने अपने हाथों से होठों पर लगे रक्त को पोंछा और नील की ओर अपनी दृष्टि गड़ा दी। इस समय उसकी शीतल आंखों में गहरे आश्चर्य के भाव थे। प्रारंभ में तमिश का अनुमान था कि उसका चतुर्भुज खड्ग संयोजन नील का अंत करने के लिए पर्याप्त रहेगा। उसे लेशमात्र भी आभास नहीं था कि नील उसके स्वर्गीय दबाव को झेल जाएगा। परंतु अब उसे स्पष्ट हो गया था कि उसने नील के पराक्रम का गलत आकलन किया था। नील की वह साधारण सी दिखने वाली सर्वनाश खड्ग विधा न केवल असीम युद्ध क्षमता से परिपूर्ण थी, बल्कि उसमें सुदूर नक्षत्रों की दिव्य ऊर्जा भी समाहित थी। परंतु जिस रहस्य ने तमिश को सर्वाधिक विस्मित किया वह ये था कि नील ने उन तारों की शक्ति को कहीं से उधार नहीं लिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने उस ऊर्जा को अपनी ही आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित किया हो। किंतु ये भला कैसे संभव हो सकता था? अंबर की तलवार का विकास करने हेतु स्वर्गीय खड्ग आलेख का ध्यान करना और ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने की क्लिष्ट साधना से गुजरना पड़ता है। तमिश ने वह कठिन तप पूरा किया था, इसी कारण वह उस स्वर्गीय खड्ग विधा को सरलता से क्रियान्वित कर पाता था। इसके अतिरिक्त इस कला की साधना वस्तुतः प्रकृति या स्वर्ग से शक्ति उधार लेना मात्र थी। वह ऊर्जा तमिश की अपनी नहीं बल्कि मांगी हुई शक्ति थी। किंतु नील ने तो उन नक्षत्रों की शक्ति की परिकल्पना स्वयं की थी और अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा से उस तारामंडलीय शक्ति का सृजन किया था। आखिर उसने सुदूर तारों का ऐसा प्रत्यक्ष ध्यान कैसे साध लिया? संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तारों का ध्यान लगाने वाला एक भी योद्धा मौजूद नहीं था। महावीर योद्धा का पद प्राप्त करने के पश्चात अधिकांश साधक केवल सुलभ शस्त्रों जैसे कृपाण, खड्ग, भाले या धनुष की ही मानसिक कल्पना कर पाते थे। परंतु ये तारे, सूर्य और चंद्रमा तो अत्यंत विशाल तथा अलौकिक ऊर्जा के अपरंपार स्रोत हैं। भला कोई इनकी मानसिक कल्पना कैसे कर सकता है? कोई अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को तारामंडलीय ऊर्जा में कैसे परिवर्तित कर सकता है? निस्संदेह संसार में कुछ ऐसी विरली प्रतिभाएं थीं जो इनके सूक्ष्म अंश का ध्यान लगा सकती थीं, किंतु इस उत्तरी क्षेत्र की भूमि पर ऐसी प्रतिभा का जन्म होना सर्वथा असंभव था। तमिश इस सत्य से अनभिज्ञ था कि नील ने सीधे तौर पर नक्षत्रों का ध्यान नहीं लगाया था। उसने तो एक रहस्यमयी तारामंडल मानचित्र की सहायता से यह ध्यान साधा था, और जो मानचित्र नील को प्राप्त हुआ था वह इस संपूर्ण संसार का था ही नहीं। मैं तो यही मानता था कि इस उत्तरी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में मेरा सामना करने योग्य कोई प्रतिपक्षी बचा ही नहीं है। चाहे कोई आध्यात्मिक मंडल का श्रेष्ठ योद्धा ही क्यों न आ जाए, वह मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाएगा। केवल प्रशांत ही ऐसा व्यक्ति है जो मेरे समकक्ष खड़े होने योग्य है। यदि इस क्षण मेरी प्रशांत से भिड़ंत हो तो मेरे जीतने की संभावना केवल 50% होगी। परंतु भविष्य में जब मैं स्वयं आध्यात्मिक मंडल के स्तर पर पहुंचूंगा तब उसे पराजित करने की मेरी संभावना 90% होगी। तमिश ने शांत स्वर में कहा। इस दौरान प्रशांत दर्शक दीर्घा में अपनी आंखें मूंदे निश्चल बैठा था। उसके मुखमंडल पर कोई भाव प्रकट नहीं हो रहा था। तमिश ने अपनी बात जारी रखी। यह उत्तरी क्षेत्र मेरी असीम प्रतिभा के सामने अत्यंत तुच्छ स्थान है। मुझे ज्ञात था कि अपनी इस शक्ति के बल पर मैं एक दिन वैश्विक मंच पर अपना परचम लहराऊंगा। मैं संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को द्वंद्व के लिए ललकारना चाहता हूं। इसीलिए इस शीर्ष प्रतियोगिता के पश्चात चाहे मुझे दिव्य भूमि के परीक्षण में स्थान मिले या न मिले, मैं मध्य क्षेत्र में प्रस्थान अवश्य करूंगा, जहां के योद्धा इस उत्तरी क्षेत्र से सहस्रों गुना अधिक शक्तिशाली हैं। तमिश की इन बातों को सुनकर कई शिष्यों की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उन्हें तनिक भी विचार नहीं था कि तमिश के मन में इतनी विकराल महत्वाकांक्षाएं पल रही हैं। यदि संपूर्ण विश्व की बात छोड़ भी दी जाए तो केवल मध्य क्षेत्र ही इस उत्तरी क्षेत्र से आकार और शक्ति में कई गुना विशाल था। उत्तरी क्षेत्र में शासन करने वाले 8 महान घराने वहां के सामान्य नागरिकों से अधिक मूल्य नहीं रखते थे, और तमिश का लक्ष्य तो स्वयं संपूर्ण विश्व था। ये कथन वैसा ही था जैसे किसी छोटे से गांव का कोई भिक्षुक एक दिन अचानक सम्राट बनने की घोषणा कर दे। परंतु ऐसी असीम महत्वाकांक्षा रखना ही तमिश को सप्तसिंधु आश्रम के शिखर पर स्थापित करने के लिए पर्याप्त था। परंतु जिस बात ने मुझे सबसे अधिक अचंभित किया वह यह है कि इस उत्तरी क्षेत्र को त्यागने से पूर्व मुझे तुमसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तुम केवल प्रथम चरण के महावीर योद्धा हो, फिर भी तुमने अपनी उस आरंभिक खड्ग कला से मेरी अंबर की तलवार को खंडित कर दिया। मुझे प्रतीत होता है कि तुम नियति द्वारा मेरे मार्ग में भेजी गई एक परीक्षा हो और मुझे हर मूल्य पर तुम पर विजय प्राप्त करनी होगी। इसी के साथ तमिश की उस रक्त रंजित कृपाण पर जमे हुए रक्त के धब्बे जीवित हो उठे और धीरे धीरे उसकी धार पर प्रवाहित होने लगे। अचानक उसकी दोनों भृकुटियों के मध्य एक दिव्य बीज प्रस्फुटित हुआ जो किसी तीसरे नेत्र की भांति प्रतीत हो रहा था। तत्पश्चात उसने अत्यंत गंभीरता से अपनी रक्तसिक्त कृपाण को ऊपर उठाया और निरपेक्ष भाव से कहा, यह अंतिम प्रहार मैंने मूलतः प्रशांत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए संचित रखा था, किंतु तुम्हें परास्त करने के लिए मेरे पास इसका संचालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग शेष नहीं है। अध्याय 270 दो अनमोल रत्न।
अब इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। चटक, अचानक तमिश के माथे के मध्य भाग में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा का बीज खंडित हो गया। उस खड्ग बीज के टूटते ही उसकी आंखों में एक तीव्र नीली दमक उभरी और उसकी संपूर्ण दिव्य उपस्थिति में एक युगांतरकारी परिवर्तन आ गया। हे प्रकाशमान अस्त्र बीज, सृष्टि और अंतरिक्ष की समस्त बाधाओं को भस्म कर दो। सरसराहट, तमिश के आह्वान करते ही धरनी के गर्भ से ज्वाला की भांति प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्रस्फुटित हुई, लेकिन इस बार उसका वेग पहले से कहीं अधिक भयावह और विशाल था। पवन मंडल इस ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है। युद्ध प्रांगण के बाहर ध्यान मुद्रा में बैठे प्रशांत ने धीमे स्वर में कहा। उसने भूमि से उठती हुई इस रहस्यमयी और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को भली भांति महसूस कर लिया था। जैसे जैसे भूमंडल की ऊर्जा एकत्र होती गई, वैसे वैसे हवाएं अत्यंत तीव्र और विकराल रूप धारण करने लगीं। तमिश ने अपने पिछले प्रहार में 4 अस्त्रों को एक सूत्र में पिरोकर नील की ओर धकेला था, जिससे आकाशीय प्रवाह की दिशा ही उलट गई थी। परंतु इस प्रहार में उसने संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी एकमात्र कृपाण में समाहित कर लिया था। कुछ ही क्षणों में वह तूफानी चक्रवात अचानक शांत हो गया। तमिश हाथ में अस्त्र थामे स्थिर खड़ा था। उसकी संपूर्ण शक्ति उसकी लहू वर्ण की तलवार में विलीन हो चुकी थी। इस समय उसकी दैवीय नीली आंखों के अतिरिक्त उसमें कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह कोई अत्यंत साधारण योद्धा हो। परंतु इस शांत रूप के पीछे छिपे प्रचंड खतरे को नील बखूबी समझ रहा था। उसे आभास था कि तमिश का यह आगामी वार पिछले किसी भी हमले से कहीं अधिक घातक होने वाला है। इसके बावजूद नील के भीतर तनिक भी भय नहीं था। उसका रक्त उबल रहा था और उत्तेजना से उसके हृदय की गति दोगुनी हो चुकी थी। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सप्तसिंधु गुरुकुल में आने का उसका एकमात्र ध्येय अपनी बहन को कृष्ण पर्वत की कैद से मुक्त कराना था। रणकौशल और युद्ध कला के प्रति मेरी निष्ठा भी तुमसे किसी भांति कम नहीं है, तमिश। मैं भी इस मार्ग के सर्वोच्च शिखर को स्पर्श करना चाहता हूँ। यह विचार आते ही नील के नेत्रों में अग्नि की ज्वालाएं धधकने लगीं। उसने अपनी रजत ज्योति तलवार को घुमाते हुए अपनी संपूर्ण तलवार चेतना स्वॉर्ड इंटेंट को एकाग्र किया। धीरे धीरे तारों की चमक समेटे हुए बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तलवार के फलक में समाने लगी। दोनों योद्धाओं ने अपनी अंतिम शक्ति को संचित किया और फिर एक भयानक गति से उनकी तलवारें आपस में टकराईं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार का प्रहार पिछले हमलों की तुलना में बहुत शांत प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक कि साधारण शिष्यों के बीच हुए मुकाबलों जैसी गर्जना भी वहां नहीं हुई। दोनों अस्त्रों की छायाएं टकराईं और बिना किसी भयंकर ध्वनि के एक दूसरे से अलग हो गईं। यह क्या हुआ? हमें लगा था कि महाविनाशकारी धमाका होगा, परंतु यहाँ तो पूर्ण सन्नाटा छा गया। क्या युद्ध समाप्त हो गया? विजेता कौन बना? क्या निर्णायक ने कोई घोषणा क्यों नहीं की? कहीं मुख्य न्यायाधीश ने ही तो उनके वार को निष्क्रिय नहीं कर दिया? अत्यंत निराशाजनक। इतनी प्रतीक्षा के बाद इतना अद्भुत मुकाबला चल रहा था और बीच में ही रोक दिया गया। दूसरी ओर प्रांगण में उपस्थित आचार्यों, गुरुओं, यहाँ तक कि मंदाकिनी और प्रशांत के चेहरे भी आश्चर्य से फटे के फटे रह गए। प्रशांत इसलिए चकित था क्योंकि वह मैदान के भीतर घटी वास्तविक घटना का मर्म समझ चुका था। वहीं मंदाकिनी के आश्चर्य का कारण भिन्न था। उसकी ज्वाला पक्षी की दिव्य रक्त रेखा ब्लडलाइन भय से कांप उठी थी। यद्यपि वह अखाड़े की सूक्ष्म तकनीक को नहीं देख पाई थी, परंतु उस ऊर्जा ने उसके भीतर के पौराणिक जीव को भयभीत कर दिया था। प्रशांत के विस्मय का कारण बेहद गहरा था। जिस क्षण दोनों तलवारें टकराई थीं, वहां एक ऐसी परिघटना हुई थी जो सामान्य स्पर्धाओं में लगभग असंभव मानी जाती है। यदि मेरी चेतना सत्य है तो दोनों योद्धाओं का तलवार चिंतन स्वॉर्ड इंटेंट अपनी पूर्णता के परम स्तर पर पहुंच चुका है। प्रशांत ने मन ही मन स्वीकार किया। सप्तसिंधु गुरुकुल के सहस्रों शिष्यों में केवल ललितेश ही ऐसा था जो प्रशांत को चुनौती दे सकता था, परंतु उसकी स्थिति विशेष थी। इसलिए प्रशांत को ही गुरुकुल का निर्विवाद शीर्ष योद्धा माना जाता था। इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम प्रशांत के लिए हमेशा से अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि कोई भी उसे अपनी संपूर्ण क्षमता दिखाने पर विवश नहीं कर सका था। परंतु द्वितीय चरण में नील द्वारा मंदाकिनी और वैभव के नागबल को परास्त करना और तमिश का स्वर्ग खड्ग विद्या का प्रदर्शन, इन सब ने प्रशांत का दृष्टिकोण बदल दिया था। उसे आखिरकार अपने स्तर के प्रतिद्वंद्वी मिल चुके थे। प्रशांत अब समझ चुका था कि तमिश और नील दोनों के पास उसे कड़ी टक्कर देने की सामर्थ्य है। दोनों ने एक ही क्षण में पूर्ण तलवार चेतना की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया था। टकराहट के समय कोई ध्वनि इसलिए उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि दोनों के परम चिंतन ने अपने चारों ओर एक आदर्श ऊर्जा मंडल निर्मित कर लिया था और टकराने की समस्त ध्वनि उसी प्रवाह में विलीन हो गई थी। प्रशांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शांत चित्त में हलचल मच चुकी थी। शीघ्र ही मेरा सामना इन दोनों से होना निश्चित है, उसने स्वयं से कहा। पूर्ण तलवार चेतना, वह भी एक साथ 2 शिष्यों में। कुलपति समर्थ देव के मुखमंडल पर असीम प्रसन्नता और उत्साह के भाव तैर गए। पूर्ण तलवार चेतना का ज्ञान होना कुलपति जैसे महारथी को भी रोमांचित करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि ऐसे साधकों की क्षमताएं असीमित होती हैं। उन्हें केवल पवित्र धाम में पर
प्रवेश दिलाना शेष था, जिसके पश्चात वे उस ऊंचाई को छू सकते थे जहां पहुंचना हर योद्धा का स्वप्न होता है। कुलपति को प्रसन्न देख आचार्य बलदेव कुछ कहने ही वाले थे कि कुलपति हंसते हुए बोले, इस प्रतियोगिता ने मुझे 2 अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं। युद्ध प्रांगण में अंतिम प्रहार के तुरंत बाद नील और तमिश दोनों भूमि पर पालथी मारकर बैठ गए। उन्हें जिस ज्ञान की अनुभूति हुई थी वह अत्यंत गहन थी। दोनों तुरंत आत्मज्ञान मेडिटेशन एनलाइटनमेंट की अवस्था में चले गए ताकि इस नई चेतना को अपने भीतर स्थायी कर सकें। दर्शक अभी भी भ्रमित थे। यह क्या चल रहा है? क्या ये युद्ध का मैदान है या साधना का कक्ष? तभी आचार्य बलदेव अखाड़े के ऊपर वायु में प्रकट हुए और उनकी कड़क आवाज गूंजी, शांत हो जाए। नील और तमिश परम आत्मज्ञान की स्थिति में हैं। यदि किसी ने भी तनिक भी विघ्न डाला तो उसे तत्काल गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सुनते ही संपूर्ण प्रांगण में सन्नाटा पसर गया। गुरुकुल प्रतिभाओं का आदर करता था, परंतु असाधारण क्षमता वाले साधकों का मूल्य सहस्रों साधारण शिष्यों से भी अधिक था। नील, तमिश, प्रशांत और मंदाकिनी इस समय गुरुकुल की सबसे मूल्यवान धरोहर थे। दूसरी ओर नील एक विचित्र ध्यान लोक में प्रवेश कर चुका था। आंखें मूंदने पर जहां केवल अंधकार होना चाहिए था, वहां उसके सामने एक विशाल रहस्यमयी पर्वत श्रृंखला आकार ले रही थी। अध्याय 271 प्राचीन सर्पदैव और विनाशकारी खड्गशिखर। नील के सम्मुख फैला वह विशाल पर्वत किसी अति प्राचीन दिव्य दानव की भांति प्रतीत हो रहा था। उस पूरे पर्वत की संरचना पर एक विशेष वैदिक क्रम में अनगिनत खड्ग तलवारें भूमि में धंसी हुई थीं। ये खड्ग पर्वत पर बिखरे इस अस्त्र समुद्र को देखते ही नील की शिराओं में जैसे ठंडी लहर दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। शिखर के निचले भाग में गड़े हथियार बहुत साधारण थे। वे सभी साधारण मानव श्रेणी के अस्त्र थे, जिनमें निम्न, मध्यम और उच्च श्रेणी के सामान्य खड्ग शामिल थे। वहां भांति भांति के आकार और बनावट की तलवारें थीं। चौड़ी धार वाले अस्त्र, लघु मूठ वाली छुरियां, सर्पिलाकार खड्ग और दुर्लभ मणियों से जड़े हथियार। नील धीरे धीरे उन हथियारों के बीच से गुजरने लगा। उसने गौर किया कि पर्वत के जमीनी हिस्से में तो सिर्फ साधारण अस्त्र थे, परंतु जैसे जैसे दृष्टि ऊपर की ओर जाती, साधारण हथियारों का नामो निशान न था। वहां केवल आध्यात्मिक अस्त्रों का भंडार था। ऊंचाई बढ़ने के साथ पर्वत का वह भाग अब भौमिक श्रेणी अर्थ ग्रेड के दिव्य अस्त्रों से आच्छादित दिखने लगा था। वहां निम्न, मध्यम और उच्च हर प्रकार के भौमिक अस्त्र विद्यमान थे। उत्तरी आर्यावर्त क्षेत्र में तो केवल एक निम्न श्रेणी का भौमिक अस्त्र पाने के लिए भी योद्धा आपस में रक्तपात कर बैठते थे। यहां तक कि मान कबीले के अधिपति गुरकीरत मान के पास भी ऐसा कोई अस्त्र न था। क्षेत्र के 8 सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवारों के पास गिने चुने निम्न श्रेणी के अस्त्र थे, जबकि अन्य छोटे घरानों के पास तो ऐसे 1-2 हथियार होना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मध्यम श्रेणी के भौमिक अस्त्र तो किसी दुर्लभ स्वप्न की भांति थे। 8 बड़े घरानों में से मात्र 6 के पास ही ऐसा एक अस्त्र था। याज्ञिक घराने और भट्ट कबीले के पास तो ऐसा एक भी हथियार नहीं था। ऐसा नहीं था कि याज्ञिक या भट्ट घराने का इतिहास किसी से कम था, परंतु मध्यम श्रेणी का भौमिक अस्त्र प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ कार्य था। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता था कि इस पूरे क्षेत्र में इन अस्त्रों का क्या महत्व था। और जहां तक उच्च श्रेणी के भौमिक अस्त्रों की बात थी, वे तो केवल कथाओं और दंतकथाओं तक ही सीमित थे। उनके अस्तित्व के समाचार तो उड़ते थे, पर किसी ने उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देखा था। किंतु इस समय नील की आंखों के सामने जो पर्वत खड़ा था, उसकी मध्य चोटी ऐसे हजारों मध्यम और उच्च श्रेणी के भौमिक अस्त्रों से भरी पड़ी थी। इस अभूतपूर्व दृश्य ने नील को भीतर तक स्तब्ध कर दिया था। यदि मैं अपनी पावन श्वेत अग्नि की ज्वाला से इन समस्त साधारण, आध्यात्मिक और भौमिक अस्त्रों की ऊर्जा को सोख लूं, तो संभवतः दिव्यनाग के शरीर के सारे सर्प शल्क स्केल्स एक साथ प्रज्वलित हो उठेंगे। नील ने मन ही मन विचार किया। उसने भौमिक अस्त्रों से दृष्टि हटाकर पर्वत की उस सर्वोच्च चोटी की ओर देखा जो बादलों में छिपी थी। वहां किस कोटि के अस्त्र होंगे? क्या आकाशीय श्रेणी, स्काई ग्रेड? जहां एक उच्च श्रेणी का भौमिक अस्त्र पूरे क्षेत्र में तहलका मचा सकता था, वहां आकाशीय अस्त्र की कल्पना ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। आखिर यह कौन सी रहस्यमयी भूमि थी? जब उसने संपूर्ण खड्ग चेतना फुल स्वॉर्ड इंटेंट को आत्मसात किया था, तब ये पर्वत उसकी दृष्टि के सामने क्यों प्रकट हुआ? नील के मस्तिष्क में प्रश्नों का बवंडर उठ रहा था, किंतु उत्तर देने वाला कोई न था। उसने ऊपर बढ़ने का निश्चय किया। पर्वत की ऊपरी चोटी सघन धुंध के आवरण में ढकी थी, जिससे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु यदि वह उस सर्वोच्च चोटी तक पहुंचने में सफल हो जाता है, तो क्या उसे वहां कोई आकाशीय श्रेणी का अस्त्र मिल सकता है? नील की वर्तमान सामर्थ्य ऐसी न थी कि वह आकाशीय अस्त्र की वास्तविक विनाशकारी शक्ति का अनुमान भी लगा सके। इस अकल्पनीय विचार मात्र से उसने अपनी लार नीली और अपने विचलित मन को संयमित किया। अचानक उसके भीतर उत्सुकता जागी। वह निकट ही गड़े एक अस्त्र के पास पहुंचा और उसे बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु वह निम्न श्रेणी का खड्ग भूमि में इस कदर जकड़ा हुआ था कि नील का पूरा बल लगाने पर भी वह 1 इंच भी नहीं हिला। प्रारंभ में नील को लगा कि शायद उसकी शारीरिक शक्ति कम पड़ रही है।
किंतु अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंकने के पश्चात भी वह अस्त्र टस से मज न हुआ। तभी उसके मस्तक के भीतर एक गंभीर ध्वनि गूंज उठी, ये विनाशकारी खड्ग शिखर है। यहाँ की भूमि से तुम एक साधारण अस्त्र भी उखाड़ नहीं सकते। उस अति प्राचीन और भारी आवाज ने नील को चौंका दिया। उसने तुरंत सतर्क होकर पूछा, कौन है वहाँ? मैं कौन हूँ, जो तुम्हारी आत्मा के अंतस में इतने दीर्घकाल से विश्राम कर रहा है? क्या तुम उसे भी भूल गए? उस ध्वनि में एक अगाध महानता और प्राचीनता का आभास था। नागराज, क्या यह आप हैं? नील ने विस्मय से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय पश्चात दिव्यनाग ने स्वयं उससे संपर्क क्यों साधा था। हाँ, मैं ही हूँ। वास्तव में उस मणिधारी सर्प की रीढ़ की हड्डी में प्राचीन रक्त और आत्मा का अंश समाहित था। सर्पकुल का होने के कारण वह दिव्यनाग के आत्मिक संवर्धन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ था। यद्यपि उसमें रक्त का परिमाण अत्यधिक न था, फिर भी वह सहस्रों देवसार बूंदों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी आत्मिक ऊर्जा का अवशोषण करके दिव्यनाग की क्षीण आत्मा को नवजीवन मिला था। इसी कारण उन्होंने नील से उस वैभव अस्थि की मांग की थी। उस सर्परीढ़ की ऊर्जा को आत्मसात करने के उपरांत दिव्यनाग ने अपनी खोई हुई चेतना का कुछ भाग पुनः प्राप्त कर लिया था। यही कारण था कि इस निर्णायक क्षण में वे नील से संवाद करने में समर्थ हुए थे। आपने इसे विनाशकारी खड्ग शिखर कहा, और मैं यहाँ से अस्त्र क्यों नहीं निकाल सकता? क्या ये स्थान भी मेरी कल्पना या मस्तिष्क की ही उपज है? नील ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। यदि दिव्यनाग इस स्थान का नाम जानते थे तो वे इसके रहस्यों से भी भली भांति परिचित होंगे। हा, यह विनाशकारी खड्ग शिखर खड्ग विद्या की 3 अति पवित्र भूमियों में से एक है। यहाँ केवल विनाशकारी खड्ग विधान का नियम चलता है। दिव्यनाग ने मंद मुस्कान के साथ आगे कहा, जब कोई योद्धा पूर्ण खड्ग चेतना का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसकी आत्मा का तार इस पर्वत से जुड़ जाता है। तुम्हें यहाँ अभ्यास और कसौटी के लिए चुना गया है। ये तुम्हारे लिए एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है। उदाहरण के रूप में तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी तमिश को भी किसी अन्य गुप्त स्थान का निमंत्रण मिला होगा, परंतु इस परम शिखर पर प्रवेश का अधिकार केवल तुम्हें प्राप्त हुआ है। इतना कहने के पश्चात दिव्यनाग अचानक मौन हो गए। जब नील ने देखा कि नागराज आगे चर्चा नहीं करना चाहते तो उसने भी हट नहीं किया। उसके मन में अब केवल एक ही प्रश्न था, इस शिखर पर स्वयं को तपाया कैसे जाए। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, दिव्यनाग की ध्वनि पुनः गूंजी, ये शिखर खड्ग साधना का परम धाम है। जब कोई साधक पूर्ण खड्ग चेतना को सिद्ध कर लेता है तो उसकी चेतना इस पर्वत से अनुबंध कर लेती है। तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य इस पर्वत की चोटी की ओर अग्रसर होना है। ये समस्त अस्त्र वास्तव में उन प्राचीन साधकों के हैं जो पूर्व काल में इस मार्ग पर चले थे, इसलिए तुम इन्हें भूमि से अलग नहीं कर सकते। अर्थात ये सभी अस्त्र पूर्व साधकों द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं। नील को अब जाकर इस रहस्य का आभास हुआ था। इसमें आश्चर्य कैसा? इस ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। यदि तुम यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे हो तो तुमसे पूर्व भी कई वीर यहाँ आ चुके हैं, परंतु तुम कितनी ऊंचाई तक जा पाते हो ये केवल तुम्हारी आत्मशक्ति और क्षमता पर निर्भर करेगा। दिव्यनाग ने शांत स्वर में कहा, ऊपर चढ़ना, इसमें भला क्या कठिनाई हो सकती है? यद्यपि उस पर्वत से एक असीम और भय उत्पन्न करने वाला प्रभाव निकल रहा था, फिर भी नील को लगा कि यह केवल एक पर्वत ही तो है। ये सरल है या कठिन ये तुम्हें चढ़ाई प्रारंभ करते ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना, तुम इस पर्वत पर जितने ऊंचे शिखर तक पहुंचोगे तुम्हें उतना ही प्रचंड वरदान और लाभ प्राप्त होगा। ये सुअवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दो। इतना कहकर दिव्यनाग की आवाज शांत हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे नील के सामर्थ्य की परीक्षा देखना चाहते हों। मैं जितना ऊंचा जाऊंगा उतना अधिक लाभ होगा। चारों ओर गड़े अनगिनत अस्त्रों को निहारते हुए नील की भौहें तन गईं। अगले ही क्षण उसके हस्त में उसकी रजत प्रभा खड्ग प्रकट हो गई और उसने दृढ़ संकल्प के साथ पर्वत की चोटी की ओर कदम बढ़ा दिए। किंतु अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसके समीप गड़े कई निम्न श्रेणी के साधारण अस्त्रों में तीव्र कंपन होने लगा। तत्पश्चात उन अस्त्रों से प्राचीन खड्ग चेतना की तरंगें निकली और सीधे नील पर प्रहार करने के लिए झपटी। ये खड्ग चेतना इन अस्त्रों के पूर्व स्वामियों का अवशेष प्रभाव है, किंतु ये शक्ति, क्या वे साधक अनाहत चक्र स्तर के योद्धा थे? ये सत्य समझ आते ही नील स्तब्ध रह गया। दिव्यनाग के अनुसार यहाँ प्रवेश तभी संभव था जब कोई पूर्ण खड्ग चेतना को समझ ले। नील ने इस परम ज्ञान को तब प्राप्त किया था जब वह प्रथम चरण का महावीर योद्धा बन चुका था, परंतु किसी अन्य वीर ने अनाहत चक्र के शुरुआती स्तर पर ही संपूर्ण खड्ग चेतना को सिद्ध कर लिया था। अनाहत चक्र की अवस्था में ही इतनी प्रचंड खड्ग चेतना, इस तथ्य ने नील को भीतर तक हिलाकर रख दिया। ऐसी विलक्षण प्रतिभा न तो उसके उत्तरी क्षेत्र में थी और न ही मध्य क्षेत्र में। संपूर्ण आर्यावर्त या संसार में भी ऐसा प्रतिभावान योद्धा ढूंढना अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि नील क्षण भर के लिए चकित हुआ, परंतु उसने स्वयं को हतोत्साहित नहीं होने दिया। ये संसार कभी भी सबके लिए समान नहीं रहा था।
ये वैसा ही था जैसे 15 वर्ष की आयु में नील कारागार की सलाखों के पीछे संघर्ष कर रहा था, जबकि बड़े घरानों के राजकुमार दुर्लभ औषधियों और उत्तम साधना ग्रंथों के बल पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। परंतु अपनी लगन से नील ने उन सभी को पीछे छोड़ दिया था। योद्धा का मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन होता है। अनाहत चक्र में ही पूर्ण खड्ग चेतना सिद्ध कर लेना नील के लिए भले ही अद्भुत हो, किंतु जब वह परम ज्ञानियों और दिव्य रक्तपिंड वाले कुलीन साधकों के बारे में सोचता तो उसे यह असंभव भी प्रतीत नहीं होता था। यदि मैं किसी दिव्य जन्म या अद्भुत वरदान के साथ पैदा नहीं हुआ हूं, तो मैं अपने श्रम से एक एक कदम बढ़ाकर उस ऊंचाई को छूऊंगा। अध्याय 272 खड्ग आत्मा और गंधर्व कुल। निचले स्तर के साधारण अस्त्रों से निकलती तीक्ष्ण ऊर्जा का सामना करते हुए नील की चांदी जैसी चमकती तलवार से एक तीव्र रोशनी प्रस्फुटित हुई। इस तेज प्रकाश ने सामने से आती उस ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर दिया। उन प्रहारों को नष्ट करने के पश्चात नील ने ऊपर की ओर कदम बढ़ाना जारी रखा। इस बार उसका सामना मध्यम दर्जे के साधारण हथियारों की प्रहार ऊर्जा से हुआ। यह ऊर्जा निचले स्तर के अस्त्रों की तुलना में काफी ज्यादा प्रचंड थी, परंतु नील की अपनी तलवार की ताकत के आगे वे सभी हमले कांच की तरह चकनाचूर हो गए। वह पर्वत के निचले रास्ते पर बेहद सहजता से आगे बढ़ रहा था। उन साधारण अस्त्रों की शक्ति उसे तनिक भी रोकने में असमर्थ सिद्ध हुई। जब भी नील किसी अस्त्र की घातक ऊर्जा को निष्प्रभावी करता, वह अस्त्र मानो नतमस्तक होकर शांत हो जाता। उसी क्षण उन अस्त्रों में से जुगनुओं की भांति चमकते हुए सूक्ष्म कण निकलते और नील की तरफ प्रवाहित होने लगते। शुरुआत में नील ने उन कणों से दूर हटने का प्रयास किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह उनसे बच नहीं सका। जब उसने देखा कि इन चमकदार कणों से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो उसने उनसे दूर हटना छोड़ दिया। नागराज, ये चमकते हुए सूक्ष्म कण आखिर क्या हैं? नील ने जिज्ञासावश पूछा। ये प्रकाश कण उन अस्त्रों में छिपी हुई संवेदनाएं हैं जिनमें चेतना का एक छोटा सा अंश समाहित होता है। यद्यपि निचले और मध्यम स्तर के अस्त्रों में ये संवेदना बहुत कम मात्रा में होती है, फिर भी ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर एक बड़ा पुंज बना लेते हैं। जब तुम पर्याप्त मात्रा में इस खड्ग संवेदना को एकत्र कर लोगे, तो तुम्हारी तलवार में एक खड्ग आत्मा का प्रादुर्भाव होगा। दिव्यनाग ने विस्तारपूर्वक समझाते हुए कहा। तो ये बात है, नील ने सोचा। जितने अधिक अस्त्रों के हमलों को वह विफल करेगा, उतनी ही अधिक मात्रा में वह ये खड्ग संवेदना एकत्र कर पाएगा। ये संहारक खड्ग पर्वत आकार में बहुत विस्तृत नहीं था। आधे घंटे से भी कम समय में नील ने अनगिनत निचले और मध्यम दर्जे के अस्त्रों की ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। जैसे ही उसने पर्वत के निचले भाग को पार किया, उसका सामना उच्च श्रेणी के साधारण हथियारों से होने लगा। ये उच्च दर्जे के साधारण हथियार भी उसकी राह में कोई बड़ी बाधा खड़ी नहीं कर सके, इसलिए उसे विशेष कठिनाई नहीं हुई। वह दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा। उसके हाथ में मौजूद रजत प्रभा तलवार अपनी रूपहली आभा के साथ सामने आने वाले हर हमले को निरस्त करती जा रही थी। झन झन नील एक एक करके सभी प्रहारों को काटता चला गया और वे सभी अस्त्र उसके कदमों में शांत होते चले गए। इसके साथ ही प्रकाशकणों के रूप में खड्ग संवेदनाएं लगातार उसके शरीर में लीन होती रहीं। निचले मार्ग को पीछे छोड़ने के बाद नील धीरे धीरे निचले स्तर के आध्यात्मिक अस्त्रों से होते हुए उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस प्रकार वह पर्वत पर ऊपर की ओर निरंतर चढ़ता रहा। इस संहारक खड्ग पर्वत पर चढ़ाई करना उतना भी दुर्गम नहीं है जितना मैंने अनुमान लगाया था। नील ने चढ़ाई के दौरान सहज भाव से कहा। संभवतः दिव्यनाग ने पहले यह बात अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कही थी, इसलिए नील के ये शब्द सुनकर वे हंस पड़े और बोले, ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि तुम्हारे दृष्टिकोण से यह सभी अस्त्र और इनकी ऊर्जा अत्यंत निर्बल हैं। तुम्हारी वास्तविक परीक्षा तो पर्वत के ऊपरी ढलान पर होगी। पहली बार इस पर्वत पर चढ़ने वाले किसी योद्धा के लिए यह प्रदर्शन वास्तव में सराहनीय है। नील ने दिव्यनाग की बात को शांत भाव से स्वीकार किया। वैसे भी उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ अपनी तलवार गाड़ना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमताओं का आकलन करना था कि वह खड्ग विद्या में कितना निपुण है। सन्नाह। जैसे ही वह पर्वत के मध्य भाग में पहुंचा, अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज धारदार चमक कौंधी। पृथ्वी श्रेणी का अस्त्र। नील ने कुछ दूरी पर एक नीले रंग की खड्ग देखी। उसकी मूठ पर पृथ्वी की आकृति उकेरी गई थी। वह निचले स्तर का एक पृथ्वी अस्त्र था। नील को लगा कि यह नीला अस्त्र भी पिछले हथियारों की भांति केवल ऊर्जा का प्रहार करेगा, परंतु शीघ्र ही उसकी यह सोच बदल गई। अचानक उस अस्त्र से नीले बालों वाली एक कन्या की छाया बाहर प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत रूपवती थी, किंतु उसका शरीर स्पष्ट नहीं था। वह एक पारदर्शी आत्मा की भांति दिखाई दे रही थी। अगले ही क्षण उसने अपना हाथ बढ़ाया और भूमि में गड़ी वह नीली खड्ग अपने आप ऊपर उठकर उसके हाथ में आ गई। उसने अस्त्र संभाला और नील पर सीधा वार कर दिया। यह क्या रहस्य है? क्या इस पर्वत पर कोई प्रेतात्मा निवास करती है? नील ने अचरज से पूछा। यह कोई सामान्य प्रेतात्मा नहीं, बल्कि एक पूर्ण विकसित खड्ग आत्मा है। इसे परास्त करो और इसकी शक्ति को स्वयं में समाहित कर लो। दिव्यनाग ने मार्गदर्शन किया। ये सुनकर नील ने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
उस नीले बालों वाली कन्या के चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही कोई अन्य भाव, वह पूरी तरह से भावहीन थी। यदि वह किसी मनुष्य की आत्मा होती तो उसमें मानवीय संवेदनाएं दिखाई देतीं। स्पष्ट था कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि दिव्यनाग के कथनानुसार एक खड्ग आत्मा ही थी। टंकार टंकार टंकार। नील ने भी सहजता से उसके वार को रोका और तुरंत 2 पलटवार किए, परंतु वह ये देखकर चकित रह गया कि उस कन्या का खड्ग कौशल अत्यंत उच्च स्तर का था। उसने बड़ी ही चतुरता से नील के दोनों प्रहारों को विफल कर दिया। केवल इतना ही नहीं, बचाव करने के तुरंत बाद उसने नील पर एक तीखा जवाबी हमला भी कर दिया। कन्या की युद्ध शैली अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी थी, जिसे देखकर नील के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अगले ही क्षण उसने अपनी मूल खड्ग कला का प्रयोग करते हुए 3 तीव्र प्रहार किए। यद्यपि ये वार देखने में साधारण थे, किंतु इनमें अपार शक्ति निहित थी। झन झन सर्र। प्रारंभिक 2 वारों ने कन्या के अस्त्र को रोक लिया और अंतिम घातक प्रहार ने उसे सीधे 2 भागों में विभक्त कर दिया। कन्या के छिन्न भिन्न होते ही उसके हाथ की खड्ग वापस अपने स्थान पर जाकर गड़ गई। उसके अवशेष नीले प्रकाश कणों में बदलकर नील के भीतर समा गए। इस पृथ्वी अस्त्र की खड्ग आत्मा आध्यात्मिक श्रेणी के अस्त्रों की तुलना में कई गुना अधिक बलशाली थी। उस छाया के ओझल होने के बाद नील ने कुछ क्षण उस अस्त्र को निहारा और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की। पृथ्वी श्रेणी के क्षेत्र में पहुंचते ही नील पर दबाव कई गुना बढ़ गया। जो योद्धा पृथ्वी अस्त्र धारण करने में सक्षम रहे होंगे, उनका साधना स्तर नील से कम नहीं रहा होगा और न ही उनके अस्त्रों की ऊर्जा कमजोर थी। उदाहरण के लिए, वह नीली खड्ग तो केवल एक शुरुआत थी। इसके पश्चात विभिन्न पृथ्वी अस्त्रों से अलग अलग आकारों की खड्ग आत्माएं प्रकट होने लगीं, जिनमें व्याघ्र, सर्प, मगरमच्छ और विशाल नाग जैसी आकृतियां शामिल थीं। नील को भांति भांति की विचित्र खड्ग आत्माओं का सामना करना पड़ा। उनसे निपटने की जटिलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिससे नील की ऊर्जा भी तेजी से व्यय हो रही थी। निचली श्रेणी के पृथ्वी अस्त्रों को हराने में नील को करीब 3 प्रहार लगते थे, परंतु मध्यम श्रेणी के अस्त्रों का सामना करने में उसे 10 से लेकर दर्जनों प्रहार करने पड़ रहे थे। इस कारण उसकी चढ़ाई की गति धीमी पड़ने लगी। युवक, क्या अब तुम्हें इस राह की कठिनता का एहसास हो रहा है? दिव्यनाग ने मंद मुस्कान के साथ कहा। जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे, चुनौती और गंभीर होती जाएगी, परंतु यदि तुम ढलान के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाते हो तो ये भी एक महान उपलब्धि होगी। वहां अपनी तलवार स्थापित करने से तुम संहारक पर्वत की शक्ति से जुड़ जाओगे, जिससे तुम्हें अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। ऊपरी ढलान पर अपनी तलवार स्थापित करूं? ये सुनकर नील ने दृष्टि ऊपर की ओर उठाई। वह मार्ग पर्वत को चीरता हुआ सीधे सर्वोच्च शिखर की ओर जा रहा था। उस शिखर पर स्थापित खड्ग आकाश श्रेणी के दिव्य अस्त्र थे। उन अस्त्रों के स्वामियों का सामर्थ्य नील की वर्तमान क्षमता से कहीं अधिक था। उनकी तुलना में नील स्वयं को एक तुच्छ चींटी के समान महसूस कर रहा था, जिसे सहज ही परास्त किया जा सकता था। मैं अपनी तलवार उस सर्वोच्च शिखर पर ही स्थापित करूंगा। नील के मुख पर एक दृढ़ संकल्प झलक उठा, मानो उसने अंतिम निर्णय ले लिया हो। अस्त्र जितनी अधिक ऊंचाई पर स्थापित होगा, संहारक पर्वत के साथ उसका संबंध उतना ही गहरा होगा और प्राप्त होने वाला लाभ भी उतना ही विशाल होगा। शिखर पर? हा, दिव्यनाग ने हंसते हुए कहा, यह असंभव सा लगता है। मुझे भय है कि तुम्हारी वर्तमान क्षमता इसके लिए पर्याप्त नहीं है। उच्च श्रेणी के पृथ्वी अस्त्रों की शक्ति ही तुमसे अधिक है और शिखर पर तो आकाश श्रेणी के अस्त्र विराजमान हैं। उन्हें पराजित करना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन होगा। फिर भी मैं प्रयास अवश्य करूंगा। नील के भीतर का स्वाभिमान और अदम्य साहस पुनः जाग उठा। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम किस सीमा तक पहुंच सकते हो। दिव्यनाग वास्तव में नील से इसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नील के भीतर के उत्साह को जगाने के लिए ही ऐसे शब्दों का चयन किया था। वे दीर्घकाल से नील के अंतर्मन में निवास कर रहे थे और उसके दृढ़ स्वभाव से भली भांति परिचित थे। इस बालक का संकल्प पर्वत की भांति अचल था, जिसकी तुलना सामान्य मनुष्यों से नहीं की जा सकती थी। अरे, यह एक साधारण श्रेणी का अस्त्र यहाँ। अचानक नील की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे पर्वत के ऊपरी हिस्से पर आकाश श्रेणी के अस्त्रों के निकट एक अत्यंत साधारण श्रेणी का नश्वर हथियार दिखाई दिया। उसकी मूठ किसी सामान्य सैनिक की तलवार जैसी साधारण थी, उसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं था। किंतु उस अस्त्र की मूठ पर 2 शब्द अंकित थे, गंधर्व कुल। यदि एक साधारण नश्वर अस्त्र इस ऊंचाई तक स्थापित किया जा सकता है, तो मैं अपने पृथ्वी श्रेणी के अस्त्र को शिखर पर क्यों नहीं गाड़ सकता? नील ने उस साधारण अस्त्र की ओर संकेत करते हुए कहा। वह साधारण अस्त्र दिव्य आकाश श्रेणी के अस्त्रों के मध्य स्थित था, जिसके कारण वह दूर से ही ध्यान आकर्षित कर रहा था। ये देखकर एक क्षण के लिए दिव्यनाग भी स्तब्ध रह गए, परंतु फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो ये बात है, गंधर्व कुल। फिर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे इतने साधारण अस्त्र को भी इतनी ऊंचाई पर स्थापित करने में सफल रहे। गंधर्व कुल। नील ने मूठ पर लिखे शब्दों को देखा, परंतु उसे उनका अर्थ समझ नहीं आया। गंधर्व कुल मानव जाति से पूर्णतः भिन्न है। सरल शब्दों में कहें तो वे अधिकांश प्रजातियों से कई गुना श्रेष्ठ हैं।
उन्हें संसार का सबसे प्रतिभाशाली समुदाय माना जाता है। इस कुल में माता के गर्भ में पल रहा शिशु भी किसी पराक्रमी योद्धा के समान शक्तिशाली होता है। वे जन्म से ही योद्धा होते हैं, दिव्यनाग ने विस्तार से बताया। जन्म से ही पराक्रमी योद्धा। ये सुनते ही नील को अपने शरीर में एक सिहरन सी महसूस हुई। एक सामान्य मानव को योद्धा बनने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, किंतु नील को यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि इस संसार में ऐसा कुल भी अस्तित्व में है जहां संतान जन्म से ही योद्धा की शक्ति तो लेकर पैदा होती क्या है। होगा आगे? क्या यह इस अद्भुत गंधर्व कुल का रहस्य क्या है और क्या नील इस कुल से कोई पुराना संबंध है? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा ऑफ नील, एक महान योद्धा।